हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, हम अक्सर आपके सामने कुछ इंटरव्यूज लेकर के आते रहते हैं जिनमें कि जो अपने जीवन में सफल बच्चे हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं और उन्हीं से बात करवाते हैं, ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ भाई, जो सफल छात्र होते हैं वो किस तरह से तैयारी करते हैं, कैसे वो पढ़ाई करते हैं, कैसे वो इंटरव्यू देते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे ही इसी क्रम में हम आज जो है वो आपके सामने संतोष कुमार हमारे सामने बैठे हुए हैं। और ये राजकीय पॉलिटेक्निक बरेली के छात्र हैं। और इन्हीं के कॉलेज के बगल में ही मेरा कॉलेज भी है, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बरेली। और ये इलेक्ट्रिकल के छात्र रहे हैं और इनका भी सिलेक्शन जो है वो जेएसडब्ल्यू में हुआ था। इसी साल के थर्ड ईयर के पास आउट है, लेकिन जेएसडब्ल्यू का मुझे लगता है रिजल्ट और सिलेक्शन ये सब 5-6 महीने, 4-5 महीने पहले हो चुका था। और यस में से एग्जाम इंटरव्यू सब 5 महीने पहले हो चुके। लेकिन जो हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है वो आफ्टर 6 सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर के बाद हुआ। बिल्कुल, तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि जब फिफ्थ सेमेस्टर से ये सिक्स्थ सेमेस्टर में आए थे, तभी उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया था। और जैसे ही फाइनल कंप्लीट हुआ और ये अब अपना जॉब में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो इनकी मेरे से बात हुई अभी थोड़ी देर, 1-2 दिन पहले। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी स्टोरी को आपके सामने लाया जाए, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें और ज्यादा मेहनत कर सकें। तो सबसे पहले संतोष, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। तो हम पहले आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। सर मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में घोरावल का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी नहीं हैं, 2022 में उनका डेथ हो चुका था। मेरी माताजी हैं और हमारे दादा चाचा चाची हैं परिवार में। वही सब हम लोग का खर्चा देखते थे। तो सर हमने सन 2022 में डिप्लोमा में बरेली कॉलेज में एंट्री लिया और फिर बिना किसी बैकलॉग, बिना किसी लॉक के, बिना किसी बैक के हमने सन 2023 में 80% के साथ डिप्लोमा को पास किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर। और सर मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो नॉर्मल ही है, मतलब घर घर पे जो खेती होती है, बाकी ऐसा कोई बिजनेस है नहीं, बस एवरेज स्टूडेंट में आता है सर। अच्छा अच्छा, तो 80% पे मुझे लगता है ऑनर्स बन जाती है ना। यस सर, यस सर। तो एक तरह से इनकी ऑनर्स भी है। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप जब एडमिशन लिया था, तो आपने पढ़ाई जो है वो किस तरह से की। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते थे। इलेक्ट्रिकल से हैं आप, तो थोड़ा सा उस बारे में, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहिए बच्चों को, कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादा काम आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में थोड़ा सा जी बताइए। जी। सर हमने जब सन 2022 में एडमिशन लिया था तो इंटर करके हमने, इंटर के बाद एडमिशन लिया। तो इंटर में दरअसल हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। तो दरअसल फर्स्ट सेमेस्टर में तो उतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती, मतलब कि हम ऑलरेडी पहले से पढ़ के आए होते हैं तो वही चीज़ हमें दोबारा पढ़ने को मिल जाती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती। तो जो प्रॉब्लम आएगी आपको सेकेंड सेमेस्टर से, उसमें जो हम पढ़े रहेंगे उसमें कुछ आपको इंटर या फिर हाई स्कूल में जो भी पढ़े रहेंगे वो सब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा। उसका फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्लियर कर लेंगे। और जब आएगी बात सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें आपका कुछ कोर सब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल में हो गया एनालॉग, BEE, BMCE या फिर अदर ब्रांच या फिर और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल की कोर ब्रांच, कोर सब्जेक्ट कोई मानी जाती है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BEE। अगर कोई भी बच्चा BEE को शुरुआती से अपना स्ट्रांग करके चलता है तो उसको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे में आप कोई इंटरव्यू देते हैं या फिर कोई भी किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम देते हैं, तो उसमें से BEE सबसे ज़्यादा पुटअप करने वाला होता है, आपका सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जब थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे तो आपको मिलेगा मशीन पढ़ने के लिए, मशीन हो गया। और उसके बाद आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर प्लांट, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट हैं, ये सब पे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जब फाइनल ईयर में आएंगे आप तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। कंपनी में सबसे ज़्यादा चीज़, या कंपनी में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आपने अपने कौन सा प्रोजेक्ट किया, आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है। और फोर्थ सेमेस्टर में होता है समर ट्रेनिंग, आपने समर ट्रेनिंग क्या
मतलब क्या किया, उसका सर्टिफिकेट, उसका एक्सपीरियंस क्या है आपके पास, तो हम कहेंगे कि काफ़ी बताते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, आपको क्या होगा, आप नॉलेज गेन करिए। सर्टिफिकेट तो वैसे भी मिल जाएगा, नॉलेज गेन करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉफिट रहेगा। और जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस पर अच्छा सा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। हमने जो है अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली में स्मार्ट होम ऑटोमेशन बनाया था, आईओटी बेस्ड, मतलब हर एक अप्लायंस स्मार्ट तरीके से ऑपरेट होंगी। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था अच्छा रन किया, अच्छा चला, और अपने ब्रांच में टॉप 1 पे था। तो इस तरह से हमने सारा अपना बिना किसी बैक के आसानी से इंजॉय के साथ पूरा डिप्लोमा का जर्नी कंप्लीट किया है। अच्छा, अब थोड़ा सा बताएं कि जो जॉब के बारे में है वो कब से सोचना स्टार्ट किया? क्या फर्स्ट ईयर में ही आपके दिमाग में था कि मुझे अच्छी जॉब पकड़नी है, अच्छी तैयारी करनी है, या फिर फाइनल में आकर के आपको ये सब सोचने के में आया? इंटर मतलब इंटर के बाद यहाँ पे बरेली में एडमिशन लिए थे, तो हमने सोचा था कि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद हम बीटेक करेंगे, और बीटेक के बाद प्रिपरेशन करेंगे या फिर कोई अच्छा से गवर्नमेंट जॉब लेंगे। लेकिन फिर सिचुएशन ऐसा बना कि न तो बीटेक कर पाए, न तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाए। फिर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जब पिताजी नहीं रहे, तो उसके बाद फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो फिर हमने प्राइवेट जॉब के लिए सोचा कि अब हम डिप्लोमा के बाद ही प्राइवेट जॉब लेंगे, और फिर प्राइवेट जॉब से ही जो भी अपना आगे का पढ़ाई जारी रखना है उसको हम जारी रखेंगे। तो ये जो जीएसडब्ल्यू है, 1 साल बाद हमें बीटेक कराएगी, तो हम यहाँ से अपना बीटेक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने भी पोजीशन को बढ़ाएंगे। ठीक, ये जो जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील वगैरह में जो ये है जिसको कहते हैं, इसका जी मतलब सर। आपको पता कैसे लगा, कब लगा, और किसने कहाँ से पता लगा, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये सर, ये सर हमारे आपके हम आपके चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। लगभग एडमिशन लिए थे तभी फर्स्ट सेमेस्टर में उतनी जानकारी नहीं थी, सेकेंड थर्ड में हम आपके एम्पलीट्यूड स्टडी 2.0 से जुड़ गए थे। तो इसकी जो जानकारी मिली हमें सर आपके जरिए मिली थी। इसका वीडियो आया था, इसका गूगल फॉर्म हमने फिल किया था। फिफ्थ सेमेस्टर के अंतिम, जब फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा था, एग्ज़ाम होने वाला था, उससे पहले ही हमने इसको फिल किया था। तो फिर जब हम 6 सेमेस्टर में आए तब हमें एग्ज़ाम के लिए मेल आया था, तो हमने उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद हमारे पास मेल आया कि आप एग्ज़ाम का जो है प्रोसेस उसको आप क्रैक कर चुके हैं। फिर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अच्छा अच्छा। तो ये यहाँ पे मैं जी बाकी सर। बच्चों को भी बता दूं कि कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि हमने इतने सारे गूगल फॉर्म भरे और हमारा कहीं कहीं से कॉल नहीं आया। तो ऐसी बात नहीं है, देखिए जिनकी जॉब लगती है वो भी उसी तरह से गूगल फॉर्म भरते हैं और उनको कॉल आता भी है। और देखिए ये जी सर। चीज ऐसी है, बाकी बच्चों को बताना चाहूंगा, आप 100 जगह अप्लाई करेंगे तो आप मान के चलिए कि 1 या 2 जगह से आपको जो है वो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये जी सर। जी नॉर्मल सर। है एक तरह से कि हाँ, कि बच्चों को जो है वो उससे फायदा मिलता है। क्योंकि उन बच्चों के कमेंट्स देख के मुझे लगता है ना कि सर बोलते हैं कि सर आपने जितने आज तक गूगल फॉर्म बनाए और सब भरे, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कोई वजह रहती होगी या किसी वजह से नहीं हो पाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों को कार्य करते जाना है और उसके फल की प्रतीक्षा नहीं करनी है। वो अपने आप कभी ना कभी जब भी संयोग होगा तो वो मिल जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि गूगल, ये सॉरी, जी सर। जी सर। जेएसडब्ल्यू का जो रिटर्न था उसमें क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा उसके बारे में डिटेल से अगर बता सकें। ये सर। ये सर, सर जो जीएसडब्ल्यू का रिटन एग्ज़ाम था, यह रिटन एग्ज़ाम हमें पहले से ही मतलब हमारे मेल पे आ गया था कि इस टाइम को आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और ये हम लोग का ऑनलाइन ही हुआ था, मोबाइल से मैंने दिया था। इसमें आधे 30 मिनट में 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं। एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद रीजनिंग, फिर आपके थोड़ा बहुत टेक्निकल में आ जाते हैं क्वेश्चन। टेक्निकल में जैसे पावर प्लांट हो गया, ज़्यादा नहीं, बस 2-2 3-3 क्वेश्चन रहते हैं। टेक्निकल, एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके सारे क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, और उसको आपको 30 मिनट में सॉल्व करना रहेगा, और इसमें कैमरा चलता रहता है। अच्छा, तो मतलब जी सर। क्या उसकी सिक्योरिटी की क्या वो होती है? जो प्रॉक्टर वगैरह होते हैं वो बैठते हैं क्या, या जरा सा हिल डुल के कुछ बच्चे जैसे सोचते हैं कुछ इधर उधर से प्रयत्न कर लें, तो ऐसी इसकी क्या व्यवस्था रहती है? इसकी मतलब अगर देखिए, जैसे हम अभी यहाँ पे हैं, तो आप किसी कमरे में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए उस कमरे में शोर नहीं होना चाहिए। अब कोई आपके
पीछे से कोई आज आना जाना नहीं चाहिए, मतलब शांति माहौल रहना चाहिए। बाकी आप एग्जाम दे सकते, एकदम ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान एकदम बिना हिले डुले आसानी से एग्जाम दे दे, वो तो है। बट फिर भी आप अपने से ध्यान दीजिए, आसानी से कैमरा चलता रहे, कोई देखता रहे, फिर भी आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं बिना किसी इशू के। अगर आप ईमानदारी से देंगे और शांत माहौल में देंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप जी सोचें सर, कि जी सर। सांस लेने में भी ना हिले हम, और इधर उधर मच्छर काट रहा है उसको भी ना हिलाएं, तो उसमें भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं ये होगा। तो मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी दूसरी सर। बात, मोबाइल से दे सकते हैं या कंप्यूटर से देना, लैपटॉप से देना नहीं जरूरी? सर, मोबाइल से देख सकते, मोबाइल से दे सकते हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक सर। ठीक, क्योंकि एलएनटी का एग्जाम का सुना है, जैसे बताते हैं बच्चे कि वो मोबाइल से ही, वो सॉरी लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही दिया जा सकता है। हाँ लेकिन सर, डब्ल्यू तो एलएनटी का एग्जाम लैपटॉप से होता है, उसका भी मैंने दिया था। एलएनटी का एग्जाम लैपटॉप से, लेकिन इसका ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है सर। आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, लैपटॉप से भी दे सकते तो ये जो बच्चे सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि जेएसडब्ल्यू के एग्जाम को जो आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, तो ये ज्यादा सुविधाजनक रहता है बच्चों के लिए। अब हैं। इसके जी बाद सर। जब रिटर्न का आपने दिया था, तो ये लगभग कौन सा महीना था? आप कौन से सेमेस्टर में थे और कौन सा महीना था? जब हमने इसका एग्जाम दिया था वो लगभग फरवरी था सर। फरवरी, इसका मतलब फरवरी में आपके हम, फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे होंगे शायद। हाँ हाँ, उस टाइम फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, तभी हमने इसका एग्जाम दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बच्चे हमसे पूछते भी है ना, जो इस समय फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं। तो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में जो आए हैं, जब आपका ये एग्जाम टाइम आने लगेगा, मतलब 2-3 महीने बाद, तब आप एक तरह जी से सर। माने जाने लगेंगे और आपके लिए कॉल्स वगैरह आने लगेंगी। तो फरवरी में फिर आपको कितने दिनों बाद इसका रिजल्ट आ गया था रिटर्न का? इसका फरवरी का रिटर्न एग्जाम लगभग 10 दिन 12 दिन में आ गया था। 10-12 दिन दस में आ बारह दिन गया में था, तो पता लग गया था कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। मेल हाँ सर, मेल से 10 12 दिन में पहुंचे। मेल से इंफॉर्मेशन आई थी Yes। क्या? हाँ सर, मेल से इन्फॉर्मेशन आई थी सर। ठीक। फिर उसके बाद कितने दिन बाद इंटरव्यू कंडक्ट हुआ इसका? लगभग फरवरी के लास्ट में हमने इसका एग्जाम दिया, तो उसका रिजल्ट आ गया 10 दिन बाद। वही लगभग फरवरी मार्च, लगभग 18 20 मार्च को हम लोगों को इंटरव्यू के लिए उत्तराखंड के देहरादून जीआरडी इंस्टीट्यूट में बुलाया गया था। अच्छा अच्छा, तो ये जा करके देना 20 पड़ा मार्च के आपको लगभग। इंटरव्यू? ये हाँ, इंटरव्यू मतलब फेस टू इंटरव्यू फेस वहाँ पे था? जाके, हाँ फेस टू फेस था सर। ठीक, तो अब इंटरव्यू का प्रोसेस थोड़ा सा बताएं। देहरादून तो यहाँ से, जी बरेली से दूर था, तो क्या कितने लोग गए थे यहाँ से? सर, हम लोग लगभग 7 से 8 लोग गए थे सर, आपके अपने कॉलेज कॉलेज से? से। हम्म। जी सर। क्योंकि जेएसडब्ल्यू का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था ताकि समस्याएं डिस्कस कर सकें सब लोग। तो उस ग्रुप में मुझे जी लगता है सर। कि हाँ 40-50 बच्चे हो गए थे। तो हम्म। अच्छा, फिर देहरादून पहुंचे, फिर वहां पे क्या हुआ? सर हम लोग देहरादून पहुँचे, फिर वहाँ पे जेएसडब्ल्यू के एचआर मैनेजर सीईओ सब वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने पहले अपने कंपनी के बारे में बताया। कंपनी के बारे में बताने के बाद उन्होंने इंटरव्यू का प्रोसेस बताया। प्रोसेस में उनका 3 राउंड था। पहला राउंड ग्रुप डिस्कशन, दूसरा राउंड टेक्निकल इंटरव्यू और तीसरा राउंड एचआर इंटरव्यू। तो हम लोगों को तीनों क्रैक करना था। तो पहले हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन हुआ। फिर तो सर हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन, हम लोगों का पहला राउंड हुआ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या हुआ, उन्होंने, जैसे में 100 बच्चे हैं तो उन्होंने 20-20 बच्चों का 5 ग्रुप बांट दिया और फिर उन्हें अलग अलग रूम में अलग अलग जगह में बैठा के उनके बीच में एक जेएसडब्ल्यू का एम्प्लॉय या फिर जेएसडब्ल्यू के एचआर वहाँ पे बीच में बैठ गए। उन्होंने फिर हम लोगों पे एक क्रम से उन्होंने पहले ही बता दिया कि लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं, आप चाहे हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। फिर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। यही है कि जो ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन, इसमें आप पहले से कोई चीज़ पढ़ के नहीं जा सकते। इसमें वो ऑन द स्पॉट तुरंत कुछ भी जो प्रेजेंट टाइम के जैसा माहौल चल रहा है उस टाइम का तुरंत वो वहाँ पे देते हैं। जैसे मैं इस टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब चल रहे हैं। तो इन्हीं सब के बारे में वो तुरंत एक टॉपिक देंगे जिस पे बच्चों को डिस्कस करना रहेगा। 4 से 5 मिनट का टाइम देंगे। 4 से 5 मिनट में सभी बच्चों को कुछ न कुछ बोलना है। और ये है, जब हम लोगों को वहाँ पे मिला था सोशल मीडिया का क्या यूज है, आज के जो युग चल रहा है, क्या सोशल मीडिया यूज करना छोटे बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा कि नहीं, ये इससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो इन्हीं सब पे बोलना था। ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि आपको वर्ड छीनना पड़ेगा, लोगों को छीनना पड़ेगा, आपको कोई बोलने का मौका नहीं देगा। आप बोल लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
आप नहीं बोल पाएंगे तो आप छट जाएंगे, ये होता है। उसके बाद फिर हम लोगों में से लगभग एक मिनट, मैं ये थोड़ा सा, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि जैसे एक सीरियल आता है बिग बॉस, जी सर। तो वहां भी कुछ ऐसा ही होता है शायद, कि अगर आप बोलेंगे नहीं, आप दिखेंगे नहीं, तो आप एक तरह से पीछे होते जाएंगे। सेम उसी हाँ तरह से हाँ। क्या लगभग है ना, कि आपको बीच में घुस यस कर सर, यस। अपनी बात बोलनी पड़ेगी। हाँ, आपको बीच में घुस के बात बोलनी पड़ेगी। कोई आपको बोलने का मौका नहीं देगा, तुम बोलो तुम बोलो। वो टॉपिक खत्म हुआ, अगला इंसान तुरंत शुरू हो जाएगा, बोलना शुरू हो जाएगा, कोई आपको बोलने का मौका नहीं देगा। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन जो होता है बहुत ही अच्छे से और केयरफुली देना रहता है। जैसे में अगर कोई वर्ड, कोई आपके मन में कोई जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड मेरे मन में कोई चीज़ आया बोलने के लिए, मैं इसके बाद बोलूँगा, तब तक जो मेरे मन में आया वो अगला इंसान बोल दिया, तो मैं उस चीज़ को नहीं बोल सकता। तुरंत अपने माइंड को दौड़ाना है और तुरंत दूसरा चीज़ सोशल मीडिया से रिलेटेड दूसरा चीज़ ला के वहाँ पर पुटअप करना है, तो आप फिर वहाँ पर बोलना है। तो सर हमने जो बोला था कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए अगर हम अपना काम कर रहे हैं, अगर हमने कोई ऑनलाइन क्लासेस ली हुई है, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस 12 से 1 या फिर 1 से 2 है, तो अगर हम उस टाइम फ्री नहीं है तो बाद में भी आकर हम सोशल मीडिया यूज करके अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो ये इस हिसाब से हमारे लिए सोशल मीडिया तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही होगा। तो बिल्कुल। हमने इतना ही बोला था, तब तक अगला बोलने लगे, फिर हमें दोबारा बोलने का मौका नहीं मिला। तो यही है, आप ज्यादा बोले कम बोले ये मैटर नहीं करता, आप सही बोलिए लेकिन बोलिए, ये हम्म। मैटर करता है। जी सर, और इसमें लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं होता। तो इस हिसाब से उसमें मार्किंग दे दी होगी सबको, कि इस बच्चे को इतने नंबर, इस बच्चे को इतने हाँ नंबर। हाँ, उस हिसाब से मार्किंग दे दिया गया था। उसके बाद फिर जितने लगभग जो हमारे हिसाब से 100 में से 20 बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में से छाड़ दिया था, अप्रोक्स एक एग्जाम्पल के तौर पर। हम्म। फिर उसके बाद फिर आधे ग्रुप डिस्कशन के रिजल्ट आने के बाद आधे घंटे बाद फिर हम लोगों का टेक्निकल इंटरव्यू और फिर एचआर इंटरव्यू प्रोसेस हुआ। तो इसमें काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फिर जब हम लोग नंबर आया तो हम लोग अंदर गए। वहाँ पे जेएसडब्ल्यू के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वहाँ के 2 बच्चे थे, फ्रेशर थे, वो भी पास आउट लेता है। और ये लेटरल एंट्री नॉट अलाउड, लेटरल एंट्री को अलाउड नहीं करता डिप्लोमा में, और फ्रेशर लेता है। जैसे हम लोग 2023 के थे तो 2023 बैच के ही बच्चों को वहाँ पे इंटरव्यू जीडी हुआ था। तो हम लोग गए, जब वहाँ पे गए तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए वहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल के एचआर बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जब हम गए तो हमारे बारे में पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये हर बच्चे को अपना इंट्रोडक्शन, मतलब इंटरव्यू वाला पर्सनल इंट्रो है वो तैयार करना होगा। फिर इसके बाद फिर हमसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन किए गए। लगभग 8 से 10 मिनट इंटरव्यू चला था, टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे जैसे हम लोगों का 6 सेमेस्टर का स्टार्टिंग दौर था और 5th सेमेस्टर हमने पास कर लिया था। तो 5th सेमेस्टर 6 सेमेस्टर से तो नहीं, लेकिन 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd, 1st से सबसे पूछा था। और उसमें वोकेशन ट्रेनिंग का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। और वो उसने पूछा कि वोकेशन ट्रेनिंग किया, उसमें क्या क्या सीखा, उसका सर्टिफिकेट चेक किया उन्होंने। तो मैंने वोकेशन ट्रेनिंग जो है थर्मल पावर प्लांट अनपरा सोनभद्र से कंप्लीट किया था अपना। तो मेरे से पूरा थर्मल पावर प्लांट का लेआउट बनवाया, इसका वर्किंग प्रोसेस, सारा प्रोसेस पूछा था। और टेक्निकल में और आ जाएगा मशीन फर्स्ट से पूछा था। उसमें पूछा था हमसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने अपना मशीन बताया था। मशीन फर्स्ट, मशीन सेकेंड दोनों। अभी हमसे मशीन फर्स्ट, मशीन सेकेंड से पूछा गया। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन BEE किए गए, न्यूमेरिकल भी लगवाए गए, ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी न्यूमेरिकल लगवाए गए थे। और फिर पावर प्लांट से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन किए गए थे। तो यही अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट तक हमारा इंटरव्यू चला था। ये बाकी बच्चों को जो देख रहे हैं और अभी पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बताया कि ये सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो वो सब्जेक्ट से तो आप अच्छी तरह से तैयार कर, हो सकता है किसी के लिए वो बहुत टफ भी रहे हो। तो आप ये लोग सर। अपना पढ़ाई का लेवल इतना बढ़ाइए कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए इनसे वो आपको भी आसान लग सके। ठीक है ना, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छे रहे हैं, ऑनर्स से पास हुए हैं, तो इनके लिए वो चीजें आसान हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग ये समझें कि बहुत आसान पूछा जाता है और बिल्कुल हम आराम से कर लेंगे।
तो वो इनके लिए आसान है, लेकिन सबके लिए आसान हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई के लेवल को इतना ज्यादा अच्छा रखें कि आप भी जो है वो उस चीज को क्रैक कर पाए। तो अब इसके बाद जब ये टेक्निकल राउंड खत्म हो गया आपका, तो उसके बाद फिर क्या हुआ बताएं। टेक्निकल राउंड खत्म होने के बाद फिर हम लोगों का HR राउंड हुआ। HR राउंड में वो जो यहाँ की JSW की HR मैम थी, वो हम लोगों का HR टेक्निकल ली। उसमें हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। उसमें आप जिस भी कंपनी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि वो कंपनी कब आई, उसके ऑनर कौन है, उसके CEO कौन है, क्या करती है, इसका सारा प्रोसेस क्या है, उस कंपनी के बारे में सब कुछ आप पता कर लीजिए। उसके बाद कुछ HR इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, कि आपने इलेक्ट्रिकल ही क्यों लिया, आपका नाम ये क्यों पड़ा, आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको क्यों हायर करूँ, अपने अंदर क्वालिटी बताइए कि मैं आपको क्यों हायर करूँ। आपको वर्कर्स को कन्विंस करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों से पुटअप किए गए थे। तो ये भी लगभग 8 से 10 मिनट का चला था सेशन। उसके बाद फिर हम लोग का जो इंटरव्यू का प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया था। और जो टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू का रिजल्ट है वो लगभग 2 महीने बाद आया था सर। अच्छा। यस सर। जैसे कि आपने बताया कि ये पढ़ने में तो ठीक रहे, तो ऐसे कोई बात नहीं है। मैं पढ़ने में बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, ना तो टॉपर ना तो एकदम पीछे, मतलब मीडियम में ही रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन एक मेहनत होती है ना, देखिए आदमी जो है दो तरह से आगे निकलता है, एक तो मेहनत के दम पे और दूसरा जो है वो अपने दिमाग के बेस पे। जो बच्चा दिमाग यस के सर। बेस पे रहता है वो कम पढ़ के भी काम चला लेता है, लेकिन जो बच्चा शार्प माइंडेड नहीं होते हैं वो अपनी मेहनत के बल पे उतना ही आगे आ जाते हैं, बल्कि कभी कभी और आगे चले जाते हैं। जिसका माइंड शार्प होता है जी उसको सर। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी रह जाता है। लेकिन अगर शार्प बच्चा और वो बहुत अच्छी तैयारी भी कर ले, मेहनती भी हो, तो फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो बहुत आगे निकल जाएगा। जी तो ज्यादातर जी ऐसा होता है, शार्प माइंडेड बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं, मेहनती बच्चे जो हैं वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि नहीं है आप, लेकिन 80% मार्क्स जो आए हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि आप जो है वो या तो अगर नहीं मानते आपको तो मेहनती तो है ही है इसका मतलब। तो वो तो खैर पता लग जाता है, बात करने में सब में पता लग जाता है कि क्योंकि जी वो है इतना, तो इसलिए पता लग जाती है चीजें। और अगर मेहनती नहीं होते तो फिर JSW में नहीं बैठे होते आज, है ना। एक जी सर। जी ईयर सर। के स्टूडेंट का JSW में सिलेक्शन, और वो भी फरवरी मार्च में हो जाए, है ना। भाई अप्रैल में आपका वो आ गया होगा इन रिजल्ट, और अप्रैल में जो है हाँ, अप्रैल अप्रैल मई में आ गया, अप्रैल में आ गया, अप्रैल लास्ट तक आ गया। और जून में जाके आपने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं, फाइनल सेमेस्टर के। जुलाई जुलाई में। जुलाई में, हाँ। तो समझ लीजिए फाइनल के एग्जाम देने से पहले ही आपके हाथ में जॉब है। और क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया था जिसमें कि JSW के सारे सिलेक्टेड बच्चे थे, उसमें डिस्कशन जी। होता भी रहता था बच्चों का कि कुछ आया वहां से, कुछ नहीं आया। मैं देखता रहता था, हालांकि हम्म। मुझे कुछ उसके बारे में पता नहीं रहता था तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करता था, लेकिन मैं देखता रहता था कि बच्चे जो है परेशान है कि वो ऊपर से कोई रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं। उनको ऐसा लगता था कि ऊपर वो जो जो कंपनी वाले हैं सब सो गए हैं, लगा लगता है उनको सेलेक्ट करके। लेकिन वो शायद आपके हम्म। रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ हाँ। और फिर उन्होंने जो है वो एकदम से देखिए सब ज्वाइनिंग वाइनिंग आपकी, और JSW की टी शर्ट और उसकी कैप पहन के आप बैठे हुए हैं। तो संतोष, अब आगे हमें ये बताइए कि JSW में जो है आपकी सैलरी क्या है और क्या आपके एडवांटेजेस हैं, क्या CTC है, क्या कैश इन हैंड है, ये सब थोड़ा बताएं हमें। यस सर। सर अभी हम यहाँ पे DAT के पोस्ट पे हैं। 1 साल बाद L3 L4 के पोजीशन चले जाएंगे, जूनियर इंजीनियर। तो अभी हमारी जो सैलरी है 2.4 LAP स्टाइपेंड है। तो हमें लगभग वही 20K इन हैंड मिलता है। बाकी 520 रुपये 20K के अलग से वो आपको खाने के लिए, एक टाइम के खाने के लिए मिलेगा बोनस के तौर पे। उससे आपको हर महीने यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे रहने के लिए आपको 2 BHK का फ्लैट दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा कंपनी की तरफ से। उसके बाद आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इसका मतलब रहने में कोई खर्चा नहीं हो रहा है, खाने में हेल्प हो जा रही है, तो यानी कि आपके खाने में हो जाएगी। अदर खर्चे भी लिमिटेड हो गए, तो एक तरह से 20,000 में से लगभग आप 15-16 आराम से बचा सकते हैं एक महीने में। यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हमें यस सर। अपना इस समय मोबाइल उठा करके दिखा सकते हैं घर वगैरह।
इस समय जी या फिर सर, बाद में कभी है? अभी हम इसका वीडियो सर दे देंगे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप उसका वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा जिसमें आप भी हो, दिख रहे हो, और आप उसमें डिस्प्ले भी कर रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये रूम है, ये रूम है। वो आप अपना डिटेल में बता करके हमें दे दीजिएगा, ये सर। जो हमें दिखा देंगे हमें। तो अब हमें ये बताइए कि जो ये जेएसडब्ल्यू में अभी आप काम करने लगे हैं, तो यहाँ पे क्या वर्किंग स्टाइल है, क्या वर्क है, कितने घंटे करना पड़ता है, थोड़ा इस बारे में हमें बताएं। तो सर इसमें क्या है हाँ। कि हम लोगों को अभी हम लोगों का 45 दिन तक इंडक्शन क्लास चलना है। तो 20 दिन हो गए, लगभग 10 से 15 दिन तक इंडक्शन क्लास चलेगा। उसमें प्लांट विजिट कराया जाएगा। इसमें क्या है कि हम लोगों को कंपनी के बारे में पूरा बताया जाता है कि कंपनी क्या है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, इसके कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। मतलब हर एक चीज़ कंपनी के बारे में पहले से हम लोगों को बताया जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा कंपनी के अंदर ही प्लांट की। उसमें आपको जितना पढ़ाया गया है 45 दिन के अंदर, जितना विजिट कराया गया है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। उसमें आपको जितना अच्छा रैंक रहेगा, आपको उतना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो आप जितना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको सीखने के लिए उतनी अच्छी मिलेगी, आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा रहेगा सर। और ये यहाँ पे जो वर्क टाइमिंग है, अभी तो जनरल शिफ्ट चल रहा है हम लोगों का, 8 घंटे का रहता है इंडक्शन का। मतलब अभी तो कुछ तो करना नहीं, बस जाके बैठ के, जैसे हम लोग अभी पूरा डिप्लोमा में 10 से 4 क्लास किए हैं, वही यहाँ पे हम 9 से 6 क्लास करते हैं। उसके बाद जब इंडक्शन हो जाएगा, तो प्लांट जब डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा, तो फिर डिपार्टमेंट में हमें जो हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, उनसे हमें अपने थ्रू हमें एक एरिया, फिक्स एरिया दे दिया जाएगा। उसी के अंदर उनसे हमें काम करवाना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज देखिए फर्क रहता है कि आप एक अच्छी कंपनी में जाते हैं या एक वैसी कंपनी में जाते हैं। वैसी कंपनी में अगर आप गए होते तो आपको पहले ही दिन से किसी असेंबली लाइन पे खड़ा कर दिया जाता और टारगेट दे दिया जाता हम्म। कि आपको इतना काम करना है या ये करना है। वो चीजें देखिए, अच्छी मेहनत कर लेंगे आप, अच्छा कर लेंगे तो ये थोड़ी एडवांटेजेस हो जाती हैं। और फिर बाद में कुछ आपको पता लगा कि क्या सैलरी हाइक वगैरह होंगे अगर 1 साल कंप्लीट हो जाता है या कुछ हो जाता है? हाँ सर, अगर हम 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो अभी तो हम लोगों को 3.4 बताया गया है, बट मतलब पता चला कि लगभग 1 साल बाद सैलरी इंक्रीज होने वाली है। तो वही लगभग 3.8 LPA हो जाएगा सर, 1 साल और बाद। बीटेक वगैरह उसमें में भी आपका, शायद। और बीटेक के लिए जो है वो आपका सैलरी का 5%, वही लगभग 2,000 पर मंथ काटेगा। तो आप लेटर से बीटेक लेंगे तो वही 72,000 में आपका 3 साल का बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। और इसका एक बाउंडेशन है कि अगर आप जीएसडब्ल्यू से बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक करने के बाद आप 3 साल तक जीएसडब्ल्यू छोड़ नहीं सकते। तो उसमें आपका पोस्ट भी बढ़ाएगा, पोजीशन भी बढ़ाएगा, ग्रेड भी बढ़ाएगा। नहीं तो जब इतनी अच्छी कंपनी में हैं हम, तो हम क्यों छोड़ेंगे, है ना? जी सर, वही बात है। लाइफ, हम तो, कोई भी बच्चा ये चाहेगा कि पूरी लाइफ वो इसी में काम करे। लेकिन तब भी खैर हम्म। कंपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए बॉन्ड भरवा लेती है, वो एक अच्छी बात है। हम्म। अंत में देखिए संतोष, हम आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आपके अच्छे नंबर भी आए हैं, आप अच्छी तरह से सेलेक्ट भी हो गए हैं, एक तरह से आपने अपना कैरियर सिक्योर कर लिया है। जो इस समय डिप्लोमा में स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं आजकल ट्रेंड देखता हूँ कि जो पीडीएफ किसी और की लिखी हुई रख ली, या ग्रुप में मांग लेते हैं पीडीएफ इसका दे दो, फिर उस पीडीएफ को मोबाइल में सेव करे रहते हैं। कभी मोबाइल फॉर्मेट हो गया तो वो पीडीएफ भी चली जाती है उनकी। उसको हाँ, वो तो सोचते चलिए हैं कि जाएगा। एग्जाम में उसी से पढ़ लेंगे या मॉडल पेपर खरीदेंगे उससे पढ़ लेंगे। आप अपने हिसाब से बताएं कि आपने कैसे तैयारी करी, और आजकल के बच्चों को आप क्या, हालांकि आप भी आजकल के ही हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों में मैं ये ट्रेंड देखता हूँ कि पीडीएफ के अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, और उस पीडीएफ से भी नोट्स नहीं बनाने हैं, वो उसको रखेंगे संभाल के और उसी से डायरेक्ट पढ़ाई करके सोचते हैं कि पेपर दे आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपने कैसे तैयारी करी और क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को, थोड़ा इस बारे में बताएं। जी सर, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, अगर जो बच्चे मतलब डिप्लोमा में है अभी, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर की जो आपकी जर्नी है, उसमें अगर आप अपने खुद से हाथ से नोट्स बनाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि खुद से हाथ से नोट्स बनाया हुआ, एग्ज़ाम में आपको जब आप एग्ज़ाम कॉपी में पेपर में लिखने लगते हैं, वो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाता है कि हाँ मैंने नोट्स बनाया था, मैंने उसमें ये चीज़ नोट किए थे। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जो भी पढ़ते हैं उसका नोट्स बनाइए। पीडीएफ के सहारे, मतलब पीडीएफ से पास हो सकते हैं, पीडीएफ के सहारे पास किया जा सकता है, लेकिन अच्छा अंक आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छे नंबर से पास होने के लिए आप खुद से नोट्स बनाइए, और जितना भी हो सके
आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि आप दिन भर पढ़ाई करते रहिए। मैं हमेशा नहीं पढ़ता था, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर भी जितना पढ़ता था उतना पर्याप्त था, उतना मेरे लिए काफ़ी था। तो बाकी मैंने अलग से भी टेक्निकल नॉन टेक का भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ा था, उसका नोट्स भी बनाया था, जो कि इसका भी मेरे पास है, हम यहाँ पे लेके आए हैं। और जब हमारा पूरा डिपार्टमेंट फिक्स हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम अपना थोड़ा पढ़ाई, हमें यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी है, तो लगभग 4 से 5 घंटा अलग से टाइम मिल जाता है। अगर हम अलग यहाँ पे अदर एक्टिविटी ना करें, खेले कूदें, जिम या फिर और सब काम ना करें, तो यहाँ पे हमें 4 से 5 घंटा पढ़ने के लिए टाइम पर्याप्त मिल जाता है। एक टाइम का खाना बनाने के बाद भी हमें यहाँ पे 4 से 5 घंटे का टाइम मिल जाता है, जिससे हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अभी जो अपेयरिंग में स्टूडेंट है उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप खुद से नोट्स बनाइए, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहे। बिल्कुल, ये यूट्यूब वीडियोस होते हैं या फिर पीडीएफ होती है, इनका यूज आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करें। एक बार इनके हाँ, बाद नोट्स बना लें अपने हाथ से, उनकी हेल्प से समझ लें, और उसके बाद जब भी रिवाइज करें आप अपने नोट्स से करें, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ओके सर। संतोष, आपका धन्यवाद जो आपने समय निकाला बच्चों के लिए, ताकि उनको आप कुछ गाइडेंस दे सकें जेएसडब्ल्यू के बारे में। मुझे उम्मीद है कि जेएसडब्ल्यू के बारे में मैक्सिमम बातें बता दी हैं इन्होंने, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस बता दिया है, रिटर्न का प्रोसेस बता दिया है, और इंटरव्यू के टाइम पे जो 3 राउंड हुए थे उनके बारे में भी डिटेल में बता दिया है। और किसी चीज के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम और संतोष मिलकर के कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का समाधान कर सकें। जरूरी हुआ तो एक सेपरेट वीडियो भी इसके लिए बना देंगे हम। तो संतोष, आपका जी, धन्यवाद जो आपने समय निकाला। थैंक यू सर। तो इसके ओके, साथ ही इस वीडियो को थैंक यू। खत्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो ये है हमारा 2 BHK का फ्लैट, जो कि हमें JSW की तरफ से एकोमोडेशन में दिया गया है। ये रहा हमारा पहला बरामदा रूम। इसमें 2 फैन, बालकनीदार, खिड़कीदार, बहुत ही अच्छा फ्लैट है। इसके बाहर का आप नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम आपको दूसरा रूम दिखाते हैं। दूसरे रूम में ये है हमारा अगला रूम, डाइनिंग रूम। इसमें यहाँ पे फ्रेश अगला रूम, इसमें हम 2 लोग सेटल हुए हैं, बाकी अगले रूम में अलग अलग लोग हैं। यहाँ पे हर एक रूम जो है सारा का सारा बालकनीदार, बालकनी अटैच है। और आपके बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे पहाड़ियों जैसी नज़ारे देखने को मिलेंगी। ये हमारा 4th फ्लोर पे है। इस पे हम लोगों को 5 लोगों को यह दिया गया है। इसमें हम लोग 5 लोग रहते हैं। यहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम, हर एक चीज़ रूम अटैच है। ये रहा हमारा अगला रूम। ये भी 3 मेंबर यहाँ पे, 2 मेंबर यहाँ पे। ये भी जो है बालकनीदार है, देख सकते हैं आप यहाँ से इन सुंदर नज़ारों को।